4 साल पहले यानी साल 2019 में भारत चंद्रयान 2 के सफल लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर यह मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। तब प्रधानमंत्री मोदी के गले लगकर इसरो प्रमुख डॉक्टर सिवान की तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। अब 4 साल बाद यानी साल 2023 आने वाली 14 जुलाई को एक बार फिर भारत चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। इस लॉन्चिंग से जुड़े कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। इस ऐतिहासिक लम्हे से जुड़े कई असमंजस भरे सवाल जिनके जवाबों के साथ हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर आकाश सिन्हा। आकाश, आपकी स्पेशलिटी स्पेस, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स में है। शिवनागर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं। इंटरव्यू शुरू करें, बातचीत शुरू करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सवाल बहुत बुनियादी होंगे। हम बुनियादी सवाल पूछेंगे ताकि जो लोग हमें देख सुन रहे हैं उनके मन में जो भी सवाल हैं इस मिशन से जुड़े हुए वो उन्हें समझ में आए। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि चंद्रयान 2 जो मिशन था वो जब असफल हुआ और चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत हुई तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के बदलाव लाए गए, और अब जब कहा जा रहा है कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा तो क्या उम्मीद की जाए? 50 साल का जो ह्यूमन एंडेवर रहा चांद पे जाने का, उसमें चंद्रयान 2 पहला मिशन था जिसने चांद पे पानी की खोज की। तो हाँ, उसका लैंडर ज़रूर बाहर नहीं आ पाया, जो कि इस बार हम लोग सब बिल्कुल श्योर हैं कि वो ज़रूर होगा। और इस बार श्योरिटी का एक कारण है, कारण ये है कि कुछ चीज़ें जो उस समय लैंडर के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी और जिन चीज़ों को पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी हमारी टीम, उसमें अब बहुत ही बुनियादी चेंज हुए हैं और उसमें बहुत ध्यान दिया गया है। तो इसलिए हम सब कॉन्फिडेंट है कि इस बार ज़रूर सफल होगा। एक बात जो कही जा रही है कि चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से में लैंड करेगा वो हिस्सा बिल्कुल अनछुआ है। कोई भी देश अभी तक उस हिस्से में अपने यान को लैंड नहीं करवाया अभी तक किसी ने। ये हिस्सा कैसा है, और अगर भारत ऐसा करने में सक्सेसफुल होता है, सफल होता है ये मिशन, तो कितनी बड़ी इसे सफलता के रूप में देखा जाएगा? बिल्कुल, हमारे साइंटिस्टों ने बहुत ही चैलेंजिंग हिस्सा चुना है मून का, जिसको कि लूनर साउथ पोल कहते हैं। और लूनर साउथ पोल की खास बात यह है कि वहाँ पे डायरेक्टली उसको धरती से ऑब्जर्व करना भी मुश्किल है, और वहाँ पे अभी तक जैसा कि आपने कहा कोई मिशन गया नहीं है। और वहाँ पे पानी और दूसरी चीज़ों के होने की काफ़ी चांसेस हैं, जो कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें जो डिस्कवर करेंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमने जगह चुनी है वो चैलेंजिंग है, बट मुझे लगता है कि वहाँ जाके हमें कुछ नई चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। जैसे आपने बताया कि चंद्रयान 2 जो था उसने पानी की खोज कर ली, तो इस हिस्से में पानी मिलना कैसे नया होगा? पहले तो ये था कि हमें पता चला कि चांद पे है पानी, हाँ, पर कितना पानी है, कहाँ पे है, क्या वो पानी सारा फ्रोज़न है? जैसे कि हम सोच रहे हैं कि शायद पोल के पास काफ़ी सारा फ्रोज़न पानी है, हाँ। तो अगर ऐसा है तो हो सकता है वो हमें हेल्प करे जब हम फ्यूचर में चांद पे ह्यूमन कॉलोनीज बनाना चाहें। तो हो सकता है हमें हेल्प करे कि हम उसके पास रहें जहाँ पे जिस हिस्से में फ्रोज़न पानी है मौजूद। अच्छा, ऐसे मिशन में काफ़ी जोखिम भी होता है। हमने पिछला मिशन देखा, शुरू में लगा कि सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन आखिरी मौके पर वो मिशन जो है वो फुल्ली अकम्प्लिश नहीं हो पाया। तो इस बार जोखिम क्या क्या होंगे, और इसे अगर आप थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जब आप चांद पे जब आप एक रॉकेट भेज रहे हैं या एक व्हीकल भेज रहे हैं, तो पूरी तरह से आप समझिए कि उसको कंप्यूटर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ। आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ। तो वो पूरी तरह से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ड्रिवन है। तो एक तो ये है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि चांद पे जब आप जा रहे हैं, जब आप धरती पे मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं, हाँ, जैसे आप यहाँ भी ड्राइवरलेस कार आ रही हैं, हाँ, लेकिन आपके पास जीपीएस है, सैटेलाइट्स है, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। चांद पे कोई जीपीएस नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूर हैं। मतलब वो सारा का सारा जो है ना अनुमान, जो भी उसमें ऑन बोर्ड सेंसर्स हैं उसी से उसको लगाना है। तो इससे 2-3 नई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है, पर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया इस बार, और मैं 100% श्योर हूँ कि इस बार हमारा मिशन पूरी तरह कामयाब होगा। फिर भी जैसे कहते हैं ना कि क्या क्या गलत हो सकता है, ये दिमाग में आता ही है, तो क्या क्या गलत हो सकता है अगर मैं पूछूं? अब देखिए क्या है कि कोई भी मिशन है, अब उसमें 500 से ज़्यादा पैरामीटर्स मॉनिटर हो रहे हैं, हाँ। तो
इट इज़ लाइक कि एक बड़ा सा मिशन है जिसके 500 छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि हर स्टेप पे मॉनिटर हो रहे हैं और हर स्टेप सही होना चाहिए। पर अगर उसको सही मेहनत से किया जाए, और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमारी सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनकरेजमेंट दिया साइंटिस्ट को, उन पे फेथ रखा, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जिस लेवल के डिटेल में की गई है प्लानिंग, मिशन ज़रूर कामयाब होगा। ऐसे मिशन जब भी एग्जीक्यूट किए जाते हैं, हमें ये इस बात की खुशी तो ज़रूर होती है कि भारत कोई ऐसा मिशन कर रहा है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो गर्व की बात है। पैट्रियाटिज़म और देश का गर्व एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम उसकी बुनियादी चीज़ें नहीं समझ पाते कि ये मिशन जो है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फ़ायदा क्या होगा। तो इस मिशन की अगर हम ऑब्जेक्टिव्स पर जाएं तो क्या है इस मिशन का ऑब्जेक्टिव? तो देखिए, इस मिशन में एक तो चंद्रयान पे एक रोवर निकलेगा, एक छोटा सा रोबोट जो कि जाएगा चांद की सतह पे, स्पेशली लूनर साउथ पोल जहाँ पे वो जा रहा है, वहाँ पे जाके वो खोज करेगा कि वहाँ पे क्या क्या उसको खनिज मिले, पानी मिला, कितना मिला। और इससे मैंने, जैसा कि आपको पहले भी कहा, कि इससे एक ख़ास बात यह होगी कि हमें जो फ्यूचर प्लानिंग कभी करनी हो, कि हमें मून पे हो सकता है फ्यूचर में कोई कॉलोनी बनानी हो, सेटलमेंट बनाना हो, उन सब चीज़ों में बहुत मदद मिलेगी। एक बात की जो काफ़ी चर्चा है और इसको लेकर काफ़ी डिस्कशन भी हो रहा है, वो है इसकी लागत। इस मिशन को लेकर चंद्रयान 2 जब लॉन्च हो रहा था, जब उस पर काम हो रहा था, तब भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और कहा गया था कि एक हॉलीवुड फिल्म की जो लागत होती है उससे भी कम में ये जो मिशन है इसे तैयार किया गया। चंद्रयान 3 कहते हैं कि 30% जो चंद्रयान 2 था उससे भी कम लागत में इसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं हम। तो ऐसा करने में हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो कामयाब कैसे हुए? तो एक तो मैं कहूँगा कि भारत में एक चीज़ हमें हमेशा सिखाया गया है कि अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, घर पे भी होता है, उनको अच्छे से यूज़ कर लिया जाए, हाँ, उनको रीयूज़ किया जाए जितना हो सकता है। तो अब जैसे चंद्रयान 3 में जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। ऑर्बिटर तो कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की सतह की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब चंद्रयान 3 भेजा जा रहा है तो हम ऑर्बिटर वाला काम हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी है। तो उसका हमारा कॉस्ट बच गया है, अभी सिर्फ लैंडर और रोवर रहेगा। तो इस तरह से हम रीयूज कर लेते हैं टेक्नोलॉजीज को। और दूसरा, एक इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि वो काफ़ी काम इन हाउस करते हैं। कभी कुछ काम होता है, जैसे मेरी एक स्टार्टअप है, हमारे स्टार्टअप ने चंद्रयान के रोवर का सॉफ्टवेयर पे काम किया, ओमनी प्रेजेंट टेक ने। तो वो, जैसा कि आप देखिएगा बाद में विजुअल्स में, तो रोवर कैसे चांद पे जाएगा, कैसे वो अपना मिशन बनाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा। तो इस तरह कुछ काम है जो कि इसरो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ करता है, बट जितना हो सकता है वो खुद से डेवलप कर लेते हैं और इस वजह से उनकी लागत कम रहती है। एक स्टैंडर्ड सेट होगा इससे, एक बेस्ट एग्जाम्पल निकल कर सामने आ रहा है कि कम लागत में आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका स्पेस एक्सप्लोरेशन पर कितना पॉजिटिव असर आपको नज़र आता है? तो देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन और ख़ास करके अब स्पेस एक्सप्लोरेशन एक नए एरा में जा रहा है, विच इज़ स्पेस टूरिज़्म। और इसमें अभी अगर हम देखें तो अमॉन्ग जितने भी बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, हाँ, उसमें इसरो इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। और स्पेस टूरिज़्म की तरफ जब खास करके जाएगा तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी, और उसके लिए भी मुझे लगता है कि इंडिया बहुत अच्छे से पोजीशनड है अभी। हाँ, तो एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन जहाँ तक है उसमें जैसा कि अब कहा जा रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है ह्यूमन सोसाइटी भी मल्टी प्लैनेट स्पीशीज़ बनेगा। हो सकता है हमारा कोई सेटलमेंट मून पे भी होगा, कोई सेटलमेंट मार्स पे भी होगा, और कुछ आने वाले टाइम में हो सकता है दूसरे स्टार्स के तारामंडलों में भी हो। तो उस एस्पेक्ट से ये जर्नी जारी रखना ज़रूरी है, और आई एम श्योर हमारे साइंटिस्ट लोग को इसमें कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया बीबीसी से बात करने के लिए। शुक्रिया प्रेरणा।